हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपके सॉल्यूशन चैप्टर के 20 लेक्चर्स हो चुके हैं। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारा फिनोमेना को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। साथ साथ हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला को भी डिराइव किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला कैसे जाता है, वान हॉफ इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक है, तो वहाँ से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 21 है। यहाँ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एक आइसोटोनिक और एक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था, और कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं आपको ऑस्मोसिस का, ठीक है, जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी जरूरी है या कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में उससे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इस वीडियो में बात करूंगा और वीडियो का नोट्स आप बनाइएगा, और साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ न्यूमेरिकल जब मैं बताता हूं तो उसे आप साथ साथ अटेम्प्ट करने का भी अटेम्प्ट भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपके सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आपको लग रहा होगा कि मैं न्यूमेरिकल नहीं बता के सबसे पहले ये क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाता है कि व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो हम लोगों को पहले पढ़ना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, उसके बाद आपको सारा चीज़ लिख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो तरह का सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक, दो सॉल्यूशन है कोई भी चीज़ का, चीनी पानी का सॉल्यूशन इस साइड भी है, इस साइड भी है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर ज्यों का त्यों है। मतलब इस सॉल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर है वही इस सॉल्यूशन के लिए भी टेम्परेचर है, दोनों सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया। अब इस साइड जो कंसंट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा, यही मेन चीज है, जो कंसंट्रेशन इस तरफ वाले सॉल्यूशन का होगा वही कंसंट्रेशन इस तरफ वाले सॉल्यूशन का भी होगा, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन हम लोग मान रहे हैं कि सेम है। मतलब इसमें इस पानी में जितना चीनी का अमाउंट है उतना ही अमाउंट इस पानी के अंदर चीनी का है, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन और सेम टेम्परेचर है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आप बताइए, तो इस तरफ का अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पाई इक्वल टू CRT मैंने बताया था। तो अगर मैं इस तरफ वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 1 मान रहा हूं तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, पाई 1 इक्वल टू C1RT। कॉमन सेंस की बात है, CRT की जगह मैंने C1 लिख दिया, क्योंकि इस तरफ वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मैं C1 बोल रहा हूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना होगा, पाई 1 इक्वल टू C1RT। ठीक है, R तो कांस्टेंट रहेगा, T आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस तरफ वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, वही होगा पाई 2 इक्वल टू C2RT, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, उसका कंसंट्रेशन C2 है। तो पाई 1 इक्वल टू C1RT, पाई 2 इक्वल टू C1RT। ठीक है, अब मैं बोला था मैंने आपको कि इन दोनों तरफ वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर सेम हो, मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन सेम है अगर, ठीक है, यानी कि अगर C1 और C2 अगर बराबर है तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर C1 C2 बराबर होगा तो कंफर्म पाई 1 पाई 2 बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि RT तो दोनों के लिए सेम है। अगर C1 C2 के बराबर हो गया तो पाई 1 भी पाई 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक। देखिए ये नाम समझ में ज्यादा आएगा, आइसो का मतलब था सेम, ऑस्मोटिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, या इसी को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कंडीशन है, पहला तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए और दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। ध्यान रखिए, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम रहा तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहां आपको लग रहा हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको बताया भी था कि जो पाई इक्वल टू CRT जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए लिखा हुआ है टू डाइल्यूट सॉल्यूशन विद सेम मोलर कंसंट्रेशन। मतलब दोनों का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, सेम, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर पर, ऑल्सो हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, सेम होता है। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इसे क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा।
अब आप बताइए कि इस तरह के सॉल्यूशन में अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन गया है तो ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? कॉमन सी बात है, ऑस्मोसिस कहां से कहां होता था? लो से हाई की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसमें कंसंट्रेशन जब सेम हो गया तो लो और हाई का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि इस तरह के सॉल्यूशन के लिए आपका कहीं ऑस्मोसिस नहीं होगा। यहां लिखा हुआ है नो ऑस्मोसिस अकर इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें कहीं पे भी सॉल्वेंट मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये जैसे का तैसे रहेगा, बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन भी है, फिर भी ऑस्मोसिस यहां नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, ये आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है? सेम सब कुछ किया हुआ है, ठीक है, सारा सेटअप सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन इस बार ये इसका कंसंट्रेशन को C1 बोला जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन को C2 बोला जा रहा है, और इस बार मैं मान ले रहा हूं कि C1 C2 से ज्यादा है, मतलब इस तरफ वाले कंटेनर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस तरफ वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन ही है। तो अब बताइए, अगर C1 C2 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो इस तरफ वाले के लिए पाई1 क्या होगा? पाई1 इक्वल टू C1RT, जस्ट लाइक पहले वाला जैसा, और C2 पाई2 इक्वल टू C2RT, वही होगा जो पहले मैंने बताया था। लेकिन यहां C1 C2 से क्या है? बड़ा है। तो अगर बताइए C1 C2 से बड़ा होगा तो पाई1 पाई2 से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, पाई1 पाई2 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर पाई1 पाई2 से बड़ा हुआ तो पाई1 बड़ा होगा पाई2 से, तो पाई1 वाला या फिर पहला वाला सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक। क्या कहा जाएगा? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और जो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे कहा जाएगा हाइपोटोनिक। क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक, मतलब जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा उधर का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, उस तरफ वाले सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक, और जिधर का कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम, और उस तरफ वाले सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां था आइसोटोनिक, यहां है हाइपर और हाइपो। अब डेफिनेशन देखिए, द सॉल्यूशन हैविंग हायर मोलर कंसंट्रेशन, इसका बात किया जा रहा है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्वियसली इसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। एंड देन अदर का मतलब इसके कंपेयर में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, देन सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? हाइपरटोनिक। वेयर एज द सॉल्यूशन हैविंग लोअर मोलर कंसंट्रेशन, मतलब ये है ना, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है और मोलर कंसंट्रेशन भी कम है, एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, मतलब इसको कहेगा हाइपोटोनिक और इसको कहा जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है C1 C2 से ज्यादा, तो पाई1 भी पाई2 से ज्यादा है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें ऑस्मोसिस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस तरफ वाले सॉल्यूशन को हाई कंसंट्रेशन बोल रहे हैं और इस तरफ वाले सॉल्यूशन को हम लोग लो कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, क्योंकि C1 C2 से क्या है? ज्यादा। तो ये हाई है, इधर लो है, तो कॉमन सी बात है, जब अलग अलग कंसंट्रेशन हो और बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन हो तो कंफर्म ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है? आप लोग जानते होंगे, लो से हाई की तरफ होता है, यानी कि इधर से इधर ऑस्मोसिस होगा, यानी कि सॉल्वेंट इधर जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट इस साइड होगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, सॉरी, ऑस्मोसिस अकर फ्रॉम हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक है, ठीक है, और किधर साइड होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ये देखिएगा, ये टॉपिक देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड में इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपके जनरल नॉलेज में भी आपको जानना चाहिए कि आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है तो ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सारा कुछ लिख दिया है, आप पहले देख लीजिए, उसके बाद सब कुछ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को मैं मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं, हालांकि 3 कैटेगरी कह सकते हैं। पहला है इन ह्यूमन बीइंग, हमारे शरीर में भी ऑस्मोसिस का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। ऑस्मोसिस हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और प्लांट्स है, प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस होता है, और कुछ ऐसा फिनोमिना है डे टू डे लाइफ में जहां हम लोग ऑस्मोसिस का यूज होता है, वो फिनोमिना हम लोग महसूस भी किए भी होंगे, लेकिन शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि वहां पे भी ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, ठीक है। ये कैसे हम लोग देखते हैं, चलिए ह्यूमन बीइंग में हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग को कभी आप लोग का अगर हार्ट कट गया होगा या फिर, तो आप लोग अपने ब्लड को टेस्ट किए होंगे, ठीक है। तो ब्लड का जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, ये आपको लगता होगा। आपने जब कभी कभी जैसे किसी का हाथ कट जाता है तो वो ब्लड निकल ना जाए इसलिए अपने मुंह में ब्लड को ले लेता है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस ही होता है। आपको ब्लड लेने से आपका ब्लड बन नहीं जाएगा दोबारा, ठीक है।
तो आप लोगों ने ब्लड को टेस्ट किया होगा तो वो नमकीन होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड सेल जो है नमकीन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में NaCl प्रेजेंट रहता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.9% W/V। ब्लड सेल मतलब जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो ब्लड का सेल होता है, आपको पता ब्लड सेल होता है, उसी को हम लोग RBC भी बोलते हैं, ठीक है, RBC रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन होता है 0.9% W/V। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.9% W/V NaCl, मतलब उस ब्लड में 0.9% W/V NaCl होता है। अब ये W/V आप लोगों ने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब ये है कि W/V का मतलब अगर 100 मिलीलीटर का अगर लिक्विड है ब्लड में तो उसमें 0.9 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड होगा उसमें, यानी कि ब्लड में आपका सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम होता है अगर 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है तो, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। तो ब्लड प्लाज्मा भी बोल सकते हैं या आप उसे RBC भी कर सकते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% W/V होता है। इतना आपको पहले जान लेना चाहिए, ये आपके जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ RBC, तो 0.9% W/V NaCl, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसको आप बाद में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आप खुद समझ जाइएगा। मैं सीधे डायग्राम पे आता हूं, उसे भी आपको पता है, मैं डायग्राम समझा देता हूं, उसके बाद थ्योरी पार्ट में आता हूं क्योंकि थ्योरी आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है और इसका ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है ये आपका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। ब्लड सेल भी आपका सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, इसका जो वॉल है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम करेगा और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.9%, ठीक है। अब बताइए इस RBC को हम लोगों ने एक सॉल्यूशन में रख दिया है, ठीक है, एक ऐसे सॉल्यूशन में RBC को रखा है जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, ठीक है। मान लेते हैं 0.7, 0.6, 0.5 या पानी में भी रख सकते हैं आप, ठीक है, वैसे सॉल्यूशन में रख दिया गया। देखिए यहां पे लिख दिया मैंने लेस देन 0.9% NaCl, 0.5, 0.4 कुछ भी हो सकता है, उसमें मैंने इस RBC को रख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए ये है 0.9 और ये है 0.9% से कम, यानी कि ये मान लीजिए 0.7 हो गया, 0.6 हो गया, तो ये हो गया आपका लो कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन। RBC हो गया हाई और ये सॉल्यूशन हो गया आपका लो। यहां तक तो समझ में आ गया। जो लो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक और जो हाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक। ये आपका RBC बन गया हाइपरटोनिक और ये सॉल्यूशन हो गया आपका हाइपोटोनिक। और अभी आपने जस्ट पढ़ा कि हाइपर और हाइपो जब साथ में होता है तो सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, लो से हाई की तरफ। ऑस्मोसिस में किधर से किधर जाता है, लो से हाई की तरफ, या कह सकते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। आपने अभी जस्ट देखा, तो आप कहिए कि पानी का मूवमेंट किधर से किधर होता है, लो से हाई, ठीक है, या हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो पानी है, इस सॉल्यूशन का जो पानी है ये RBC के अंदर जाएगा क्योंकि ये लो है और ये क्या है हाई, ये हाई कंसंट्रेशन की तरह काम करेगा। आप SC भी लिख सकते हैं और इसको LC लिख दीजिए, ठीक है, लो से हाई, या फिर कह सकते हैं हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, एक ही बात पड़ा। तो पानी इस RBC के अंदर जाएगा और जब RBC के अंदर पानी जाएगा तो ये फूलेगा या सिकुड़ेगा, ये RBC फूल जाएगा, है ना, फूलने को हम लोग बोलते हैं स्वेल। ये RBC का साइज बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा मैंने दिखाया। और इस फेनोमेना को बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस, मतलब RBC का फूलना। और RBC फूल के कई बार फट भी जाता है, इसको बर्स्टिंग बोलते हैं, ठीक है। RBC का फूल के फट जाना क्या कहलाता है, बर्स्टिंग। और इस फेनोमेना का नाम है हीमोलाइसिस। ये कब होगा, जब RBC को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं RBC को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दे रहा हूं जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। 0.9% से ज्यादा मतलब 1%, 2%, 3%, उस तरफ वाले सॉल्यूशन में रख दिया गया है, ठीक है। अब ये RBC है, ये सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, मोर देन 0.9%, ठीक है। अब बताइए हाई कौन है, लो कौन है। अब ये बाहर वाला हो गया हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और RBC हो गया आपका लो कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका LC, या इसको कह सकते हैं हाइपोटोनिक, और ये हो गया है का हाइपरटोनिक। तो आपको पता है सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, लो से हाई, यानी कि RBC से निकल के पानी किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है, पानी निकलेगा RBC से और इस सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। यानी कि RBC से पानी निकल रहा है तो RBC का साइज बढ़ेगा या घट जाएगा, घट जाएगा, मतलब RBC सिकुड़ेगा। इसमें RBC फूल रहा था, यहाँ पे RBC सिकुड़ेगा और इसी सिकुड़ने को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। इसको कहा जाता है हीमोलाइसिस, इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस कब होता है, जब 0.9% से कम वाले सॉल्यूशन में रख दिया जाए, और प्लाज्मोलाइसिस
ऑस्मोलाइसिस कब होता है? जब 0.9% से ज्यादा वाले सॉल्यूशन में, NaCl वाले सॉल्यूशन में रख दिया जाए, किसे? आरबीसी को। ठीक है, अब पढ़िए इसको पूरा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, द ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी हैज कंसंट्रेशन 0.9% W/V NaCl. If RBC is placed in contact with a solution having concentration lower than 0.9% NaCl, then water will be hypotonic. तब इसमें पानी किसका तरह काम करेगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक इन नेचर एंड वाटर विल मूव इनटू द सेल, पानी सेल के अंदर जाएगा एंड इट विल स्वेल, आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली बर्स्ट, और फूट भी जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? हीमोलाइसिस। ठीक है, इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन, अगर आरबीसी को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जाए हैविंग कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, देन आरबीसी विल हाइपोटोनिक, तब आरबीसी आपका हाइपोटोनिक होगा एंड वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, और पानी सेल से बाहर निकल जाएगा एंड इट वुड श्रिंक, और ये सिकुड़ जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इस फिनोमिना को एक तरह से हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो हमारे बॉडी में आरबीसी में ये दोनों फिनोमेना होता है अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो तब। ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने ऑस्मोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों ने देख लिया। अब प्लांट्स में देखते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स को ही तो हम लोग, प्लांट्स हमारे डाइट का बहुत मेजर पार्ट होता है, और उसमें भी ऑस्मोसिस के बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट में जब हम लोग पानी डालते हैं तो एक्चुअल में प्लांट में पानी नहीं डालते हैं, सॉइल में पानी डालते हैं। ठीक है, मिट्टी में पानी डालते हैं और वो पानी प्लांट में चला जाता है। कभी आपने सोचा कि पानी आपने डाला सॉइल में, मिट्टी में डाला, लेकिन वो आपका प्लांट में पानी कहां से पहुंच गया? ठीक है, तो मिट्टी से पानी जो प्लांट में पहुंचता है वो ऑस्मोसिस के जरिए पहुंचता है। अब बोलिएगा यहां पे ऑस्मोसिस कैसे है सर? तो देखिए, ये मैंने आपको यहां प्लांट बनाया है, ये प्लांट का रूट हो गया, जड़ हो गया, और ये हो गया सॉइल, मिट्टी में है। ठीक है, अब देखिए, आपने जब पानी डाला होगा सॉइल में, मिट्टी में, तो मिट्टी हो गया आपका लो कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होता है, जिधर पानी ज्यादा होता है वो होता है लो कंसंट्रेशन, और जिधर पानी कम होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होता है उसको हाई कंसंट्रेशन कहा जाता है। आप कॉमन सेंस लगाइए, जिधर सॉल्यूट ज्यादा है ना, तो उधर सॉल्वेंट कम होगा, जिधर सॉल्यूट ज्यादा है उधर सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। सॉल्वेंट कम यानी कि वो हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन, और जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है, आपका पानी का मात्रा ज्यादा है, वो हो गया आपका लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पानी का मात्रा जहां ज्यादा है वो हो गया लो कंसंट्रेशन। तो सॉइल किसकी तरह काम करेगा? लो कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी ज्यादा है ना इधर। ठीक है, और प्लांट में पानी क्या है? कम है, क्योंकि प्लांट में पानी कम है तभी तो वो पानी खींचता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन और ये हो गया आपका लो कंसंट्रेशन, और लो कंसंट्रेशन को कह सकते हैं कि ये हो गया आपका हाइपोटोनिक। क्या हो गया? हाइपोटोनिक। पानी ज्यादा उधर लो कंसंट्रेशन, जिधर पानी कम उधर हाई कंसंट्रेशन। इसको भी आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, पानी आपका यहां ज्यादा था, मिट्टी में ज्यादा था, प्लांट में कम था। अब क्या हो गया कि ये जो प्लांट का जो आपका रूट का जो बाहरी कवर देख रहे हैं, ये भी एसपीएम का काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। अब क्या करेगा ये प्लांट का सेल? क्या करेगा? प्लांट सेल कहा जाता है इसे। ये मिट्टी से पानी को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, क्योंकि पानी किधर से किधर जाता है? लो से हाई या हाइपो से हाइपर। ठीक है, तो पानी जो है इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? प्लांट के अंदर जाएगा। किससे? सॉइल से, और पानी को खींचेगा प्लांट। ठीक है, और जब ये खींचेगा तो प्लांट के अंदर पानी पहुंच जाएगा, और वो फिर प्लांट के सभी पार्ट्स में, जैसे ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, इसमें पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, पानी आपने डाला था मिट्टी में, पहुंच गया प्लांट में, किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। देखिए यहां पढ़ देता हूं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, The wall of plant cells act as semi-permeable membrane (SPM). Wall of plant cell किसकी तरह काम करता है? SPM की तरह काम करता है। These cells have high concentration। ये सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है? हायर होता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉमन सी बात है, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। देन सॉइल किसकी तुलना में? मिट्टी की तुलना में। मिट्टी किसकी तरह काम करेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। सो वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू प्लांट। इसलिए पानी कहां से कहां जाएगा? सॉइल से प्लांट की तरफ जाएगा, लाइक रूट, ब्रांचेस एंड लीव्स। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट को पानी मिल जाता है, किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक है, यहां भी हो गया। अब मैं कुछ अदर फिनोमिना भी लिखा हूं, कुछ ऐसा फिनोमिना जहां पे प्लांट ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है, जहां हम लोग ऑस्मोसिस देखते हैं। शायद हम लोग को पता भी नहीं होगा लेकिन देखते हैं। देखिए सबसे पहला फिनोमिना हम लोग देखते हैं पिकल्स में, यानी कि अचार जब बनाते हैं। आम का अचार आप लोगों ने कभी बनते हुए देखा होगा। जैसे मान लिए मैं यहां पर सबका फिगर बनाता हूं, ये है आम का अचार। ठीक है,
मैंने सेब भी आम का अचार का ही बना दिया, ठीक है। ये आम का अचार है, कच्चा आम है, ठीक है, अचार नहीं है एक्चुअली, ये कच्चा आम है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कच्चे आम को सबसे पहले नमक में रखते हैं हम लोग, ताकि ये गल जाए। गलाने के लिए इसे नमक में रखा जाता है, नमक हल्दी जो भी है उसमें रखा जाता है ताकि ये गल जाए, ठीक है। आप लोग सोचे हैं कि ये कच्चे आम को नमक में रखने पर ये गल क्यों जाता है? यहाँ भी ऑस्मोसिस का काम हो रहा है। क्यों? देखिए, नमक है, नमक, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, यानी कि इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं होगा, पहले तो पानी बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये हो गया हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इधर पानी का मात्रा कम है और कच्चे आम में पानी का मात्रा ज़्यादा है, तभी तो वो हार्ड है, तो ये हो गया आपका लो कंसंट्रेशन। अभी आपने पढ़ा जिधर पानी ज़्यादा होता है वो लो कंसंट्रेशन, तो पानी, ये आम हो गया आपका लो कंसंट्रेशन और ये नमक हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप देखिए प्लांट का भी कवर है, प्लांट सेल है, तो वो भी एसपीएम का काम करेगा। पानी किधर से किधर जाता है? लो से हाई की तरफ, यानी कि कच्चे आम से पानी किधर चला जाएगा? सॉल्ट, मतलब नमक क्या करेगा, इस कच्चे आम से पानी को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और जैसे ही पानी इसके अंदर से निकलेगा, बेचारा ये हार्ड से क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। और हम लोग बोलते हैं कि कच्चा आम गल रहा है, अचार बन रहा है। गलने में समय भी लगता है, आपको पता होगा, ये गलाने में मदद करता है। और इसे हम लोग धूप में भी रख देते हैं, धूप में रखने पर ये गलने का प्रोसेस थोड़ा तेज होता है। आप लोग देखे भी होंगे कि पहले सॉल्ट, जब आप कच्चे आम को नमक में रखते होंगे तो उसमें तो सिर्फ सॉल्ट होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको ऐसे नजर आता होगा कि उसमें पानी भर गया है। तो पानी कहां से आया? उस कच्चे आम का पानी को वो नमक क्या किया है? खींचा है। किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है। ये ऑस्मोसिस का एक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। व्हाइल मेकिंग पिकल्स, रॉ मैंगोज आर प्लेस्ड इन NaCl सॉल्यूशन सो दैट वाटर विल मूव आउट ऑफ द मैंगोज टू NaCl, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लिम्ड कैरोट, ठीक है, मैं फिगर मिटा देता हूं क्योंकि फिगर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने गाजर खाया होगा, ठीक है, गर्मी के टाइम में, या कभी गाजर आपने खाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मार्केट से गाजर को लेके आते हैं और कुछ दिन तक उसे छोड़ देते हैं तो गाजर सूख जाता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा जब गाजर सूख जाता है तो उसे हम लोग कभी कभी पानी में रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पानी है, इसमें आपने गाजर को रख दिया, ये आपका गाजर है, सूखा हुआ गाजर है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, जब सूखे हुए गाजर को पानी में रख देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब सवाल आता है कि वो हार्ड कैसे हो गया? देखिए कैसे हुआ। ये आपका कैरोट है और ये पानी है। अब ऑब्वियसली अगर पानी है तो ये हो गया आपका लो कंसंट्रेशन, इधर सॉल्वेंट ज्यादा हो उधर लो कंसंट्रेशन, और गाजर बेचारा पानी सूख गया था तब ना ये हार्ड लचीला हो गया था, तो ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। पानी जिधर ज्यादा हो वो लो और इधर पानी कम हो वो हाई, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया लो, इधर हो गया हाई। अब पानी किधर से किधर जाएगा? ऑब्वियसली पानी इस गाजर के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। और जैसे इसके अंदर पानी पहुंचेगा तो ये बेचारा पानी की कमी से जो सूख गया था वो अब दोबारा हार्ड हो जाएगा। तो जो लचीला कैरोट होता है वो हार्ड हो जाता है, किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। लिम्ड कैरोट आर प्लेस्ड इन वाटर टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पा लेता है किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन हो गया। एक और मैं लास्ट बता देता हूं, वो है मीट्स, मटन मीट आप लोग खाते होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि कई बार जैसे मीट को प्रिजर्व करने के लिए, मांस को प्रिजर्व करने के लिए उसको नमक में रख दिया जाता है या हल्दी में रख दिया जाता है। जैसे कच्चा रॉ मीट्स है, उसको अगर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन तक ज़्यादा अगर उसे खराब होने से बचाना है तो उसे नमक में या फिर हल्दी में रख दिया जाता है। ऐसा सोचा आपने क्यों रखा जाता होगा? तो देखिए ये है आपका मटन, ठीक है, इसका भी फिगर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये लेग पीस हो गया, ठीक है। इसे मान लिए एक सॉल्यूशन में रख दिया गया, ये है मान लिए सॉल्ट हो गया या फिर हल्दी हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है, इसमें रख दिया गया है। तो सवाल आता है कि इस मीट को जब सॉल्ट में रखते हैं तो ये खराब क्यों नहीं होता है? नॉर्मल कंडीशन में खराब हो जाएगा, सॉल्ट में खराब क्यों नहीं होता है? तो देखिए सॉल्ट है तो बताइए हाई कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन? पानी तो है नहीं इधर, तो ये हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये इसमें पानी का मात्रा ज्यादा है, जिधर पानी ज्यादा है वो लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, देखिए वाटर जिधर ज्यादा हुआ मोर, पानी जिधर ज्यादा होगा वो हो गया लो कंसंट्रेशन, और वाटर लेस जिधर पानी कम होगा वो हो गया आपका हाई कंसंट्रेशन। बार बार मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि इसे लिख लेना चाहिए कहीं पे, आप लोग लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। हाँ, तो पानी इधर ज़्यादा है, मांस में पानी ज़्यादा होता है ना, पानी का मात्रा ज़्यादा है, इधर तो नमक है, नमक में पानी कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई, हो गया लो, ठीक।
अब बताइए ऑस्मोसिस तो होगा, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, ठीक है, लो से हाई की तरफ, यानी कि पानी इससे निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है तो पानी सारा कहाँ आ गया, सॉल्ट में आ गया, ठीक है। अब समझिएगा, ध्यान से देखिए, होता खराब क्यों होता है, मीट क्यों खराब होता है, क्योंकि इस कच्चे मीट पे बैक्टीरिया लगता है, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया है जो इसके ऊपर पनपते हैं और उसे खराब कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहां तो पानी रहा नहीं, बैक्टीरिया कहां पनपता है, पानी भी, बैक्टीरिया को भी जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। अब पानी तो खिंचा गया किसकी तरफ, सॉल्ट की तरफ, यानी कि इस मीट में पानी बचा नहीं, सारा पानी को तो आप सॉल्ट ने खींच लिया, तो इसके अंदर पानी रहा नहीं। अब जब पानी नहीं है तो बैक्टीरिया बेचारा प्यासे नहीं मर जाएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया प्यासे मर जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया ऐसा पनपेगा ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को पनपने के लिए पानी चाहिए, लेकिन उस पानी को आपने खींच लिया, किसने, सॉल्ट ने, इसलिए इसके पास पानी नहीं बचेगा, और पानी नहीं बचेगा तो ये खराब ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों खराब नहीं होता है, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, रॉ मीट्स इज नॉर्मली प्रिजर्व्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज, बर्बादी के लिए, स्पॉइलेज का मतलब बर्बादी है ना, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज लूजेज वाटर एंड डिस्ट्रॉयड, पानी खो देता है और वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड होता है, मीट डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ने देखा कि ऑस्मोसिस का यूज होता है, ठीक है। अब मैं हट जाता हूं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लिया आपने कि ऑस्मोसिस का कितना ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है ये, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो पहले मैंने जो आपको डिराइव किया था पिछले लेक्चर में फॉर्मूला को फिर से मैं लिख देता हूं, सबसे लास्ट में मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, और मैंने आपको कहा भी था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का पोर्शन सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए अब आप लास्ट स्टेज पे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT, यह मैंने आपको पिछले क्लास में डिराइव भी किया था, या इसे आप C मतलब मैंने आपको बताया था कि आप मोलैरिटी लिखिएगा, क्योंकि मोलैरिटी और C एक ही चीज हुआ, तो MRT भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल M याद रखिएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं, ठीक है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, WB × 1000 / MB × VML × R × T, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में एक थोड़ा कंफ्यूजन लोग को होता है R के वैल्यूज को लेकर के, कि R का कौन सा वैल्यू लेना है, गैस कांस्टेंट का कौन सा वैल्यू लेना है, ठीक है। T आपका टेम्परेचर है, ये हमेशा केल्विन में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। R आपका जो है 3 तरह के वैल्यू R होते हैं R के, और वो R के 3 तरह के वैल्यूज पे पाई का यूनिट भी चेंज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट भी चेंज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, ठीक है। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में चाहिए, किस चीज में, ATM में, एटमॉस्फेयर में, तो R का वैल्यू रखना पड़ेगा 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। R का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0.0821। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बार में चाहिए तो R का वैल्यू रखना पड़ेगा 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में चाहिए तब आपको वैल्यू रखना पड़ेगा 8.314 × 10³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखिएगा, R का अलग अलग वैल्यू, पाई का अलग अलग वैल्यू। कई बार न्यूमेरिकल में R का वैल्यू दे देता है और कई बार नहीं देता है, जहां नहीं देगा वहां आपको अंडरस्टूड है ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए π1 = π2 होता है, या C1 = C2 होता है, बस इतना अगर आपको पता है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल का बता रहा हूं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ बाहर के हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। साफ साफ लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, किस चीज में, पास्कल में, ठीक है। एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, यानी कि WB गिवन है, इसमें WB आपका 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, MB = 185,000 ग्राम पर मोल, ठीक है। 1,85,000 बहुत ज़्यादा है, पॉलीमर है इसलिए मोलर मास तो ज़्यादा होगा ही, है ना। इन 450 मिलीलीटर, यानी कि VML दिया हुआ है आपका 450 मिलीलीटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो आपको पता होगा 273 इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो 7 3 10 हो गया, और उसके बाद 7 3 10 11 310 केल्विन हो गया इसमें, ठीक है। टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन में होना चाहिए, अगर आपने डिग्री सेल्सियस में बना दिया तो नीचे चेक भी नहीं होगा, यहीं से कट जाएगा आपका, ठीक है। और आपको निकालना है क्या है, पाई बराबर वाट।
बस एक प्रॉब्लम आ गया कि आर का कौन सा वैल्यू रखें, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में चाहिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पास्कल में देना है, तो आप आर का वैल्यू जो चाहे रख सकते थे, आर का वैल्यू ये भी रख सकते थे, लेकिन ध्यान रखना है अगर आर का ये वैल्यू रखते तो पाई आपका किस में आता, एटीएम में, ये रखते तो बार में आता, ये रखते तो पास्कल में आता, लेकिन यहां लिख दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पास्कल में ही चाहिए, तो आर का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 8.314 गुना 10 का पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए अब सीधा बन जाएगा WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VML इंटू R इंटू T। सीधे फॉर्मूला पर क्वेश्चन हो गया ये, 1 इंटू 1000 बाई MB हो गया 185,000 इंटू VML कितना हो गया 450 इंटू 8.314 इंटू 10 पावर 3 और टेम्परेचर हो गया 310 केल्विन। ठीक है, ये 3 जीरो और 1000 तो आपका कट जाएगा, बाकी आपको 1 जीरो से 1 जीरो काट देना और काटते रहना है। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 30.96 पास्कल आएगा। कैलकुलेशन करके एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, और कहीं मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां बात ध्यान में ये रखना है आर का वैल्यू, ये आर का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि किसी का भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आता हूं आपका सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है समझते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, 5% सॉल्यूशन सीधा लिखा हुआ है किस चीज का, केन शुगर। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं, उसे कैलकुलेशन बहुत कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। 5% तो लिख दिया लेकिन ये नहीं बताया कि W/W या W/V, क्योंकि परसेंट हम लोग पढ़े हैं, मास परसेंट भी होता है, वॉल्यूम परसेंट भी होता है, मास बाय वॉल्यूम ही होता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्या कौन सा परसेंटेज है, क्योंकि दिया तो नहीं है। देखिए एकदम कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए यही क्वेश्चन अगर रिलेटिव लोअरिंग का होता, अगर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होता, तो वहां 5% को आप W/W लेते हैं। ठीक है, क्यों? अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि वहां याद कीजिए मोलैलिटी था। क्या था? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम था, मोलैलिटी। और मोलैलिटी में ऊपर भी WB और नीचे WA यूज होता है, ये आपको पता है। तो अगर ये क्वेश्चन डिप्रेशन या एलिवेशन का होता तो 5% को W/W मानते, लेकिन चूंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है इसलिए 5% को आपको W/V मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप W/W मान के बनाएंगे तो आपसे बनेगा ही नहीं। अब बोलेंगे W/V मानने का फायदा क्या है? देखिए ऊपर W है, नीचे क्या है? V। तो आपको जैसा जरूरत है वैसा मानिए, क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया कि 5% को आप क्या मानते हैं, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है कि इस 5% में कहीं आप W/W तो नहीं मान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने W/W माना तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 5% यहां आपका W/V है, क्योंकि ऊपर W नीचे V, जबकि डेल्टा टीबी और डेल्टा केबी डेल्टा टीएफ में मोलैलिटी यूज होता था और वहां WB और यहां होता था WA, इसलिए वहां हम लोग W/W मानते हैं, लेकिन यहां W/V मानेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इतना दिया हुआ है तो इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे? तो WB हो गया 5 ग्राम, मैंने आपको पहले भी बताया है, और नीचे V है तो 5% का मतलब 5/100, तो W हो गया 5 और V हो गया 100। देखिए 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100 और W/V है, इसलिए W/V ऐसे साफ साफ लिखा हुआ, WB हो गया 5 और V हो गया आपका 100, यानी कि VML हो गया 100 मिलीलीटर। MB हम लोग शुगर का निकालेंगे। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, तो कैसे? कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 है तो 12 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 22 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 11, सब जोड़िएगा तो 342 आएगा, 342 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास। यहां तक तो हो गया 5%। चलिए यहां तक हो गया। अब आपको निकालना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर वाट। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना केल्विन? 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 15 प्लस 273 जोड़ दीजिए तो आपका हो गया 5 और 3 8, 288 केल्विन हो गया आपका। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर वाट। अब देखिए कहीं क्या लिखा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर में, कौन सा टर्म मिलाना है? नहीं लिखा हुआ है ना, तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आप आर का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, यही ज़्यादा यूज होता है इसलिए आप ATM वाला लीजिएगा। ठीक है, तो पाई इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VML इंटू R इंटू T। WB 5 गुने 1000
भाई MB हो गया आपका 342, VML है आपका 100, 0.0821 और 288। इसे भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.457 ATM आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पक्का यकीन है। 5% W/V लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका NCERT का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए था। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क्स भी दूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे लास्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपके NCERT के एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर इन इट्स सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पे एट 300 केल्विन पे 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि WB है 36 ग्राम, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का, है ना, चीनी का, ग्लूकोज का, इतना याद होना चाहिए। 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6। और ग्लूकोज का मोलर मास हो सकता है आप लोगों ने बहुत बार निकाला होगा, 180 ग्राम पर मोल, याद भी हो जाता है बहुत लोगों को। ठीक है, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे दिया है कितना, 4.98 बार दिया हुआ। ठीक है, अब क्या कहता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, इतना दे दिया आपको डेटा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसे फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो पाई इक्वल टू क्या होता है, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू यहाँ हो जाएगा VML गुने R गुने T। ये आपका दिया हुआ है 4.98, WB है 36 गुने 1000, MB कितना है 180, और VML आपको पर लीटर लिखा हुआ है। देखिए पर लीटर लिखा हुआ है इसमें, है ना, और पर लीटर यानी कि VML हो गया आपका 1 लीटर, 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ हो गया आपका 1000 इंटू R इंटू T। ठीक है, T का वैल्यू आपको पुट करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको। ये तो आपका कट गया और ये आपका 5 बार में कट गया, यानी कि 4.98 बराबर RT/5 आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आपको लग रहा होगा कि क्या निकालना क्या है सर इसमें, R तो ऐसे भी पता है, T तो दिया हुआ था, लेकिन आपने पुट नहीं किया। मैंने पुट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया, देखिए सेकंड लाइन में देखिए, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52, इसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 1.52 हो जाए, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, उसी तापमान पर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। यानी कि अगर पाई इक्वल टू CRT होता है कि नहीं, ये हम लोग जानते हैं। अगर ये पाई है 1.52 हो जाए तो C क्या होगा, तो C को निकालना है। RT को ज्यों का त्यों आप छोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। ठीक है, मतलब अगर पाई इतना हो जाए, RT वही, T मैंने वही क्यों रखा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो वही टेम्परेचर, R तो बेचारा ऐसे भी कांस्टेंट होता है, C निकालना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गया, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा देखिए, या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, 2 से 1 को डिवाइड कर देते हैं, 1.52 बाई 4.98, ये इसको पहले लिखना है, CRT ऊपर में लिखाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा RT/5, तो RT/5 होगा, और 5 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना में से इतना को डिवाइड हो रहा है, तो RT से RT कट गया। देखिए R और T का वैल्यू का पुट करने का जरूरत पड़ा नहीं, इसलिए मैंने T का वैल्यू पुट नहीं किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अननोन क्या है, सिर्फ C, therefore C इक्वल टू 1.52 बाई 4.98 इंटू 5। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन से क्या आंसर आएगा, एक्चुअल में मैंने यहाँ इंडिकेट नहीं किया, इसका कैलकुलेशन से क्या आंसर आएगा ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा, उसका यूनिट होगा M आंसर। ठीक है, मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, ये आप पर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको लिख लेना है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जबकि NCERT का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया 22वां है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका, मैं मिटा रहा हूँ उसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके NCERT का नहीं है, वो भी मैंने NCERT के 2 क्वेश्चन लिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में NCERT के ओनली 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 3। ठीक है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 मैं आपको कराऊँ और 1 आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर, 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूं, मुझे कंफ्यूजन, हाँ 10.2 ग्राम ग्लिसरीन, क्वेश्चन नंबर 4, WB है आपका 10.2 ग्राम। ठीक है, ग्लिसरीन लिखा हुआ है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला ऐसे मुझे पता है, लेकिन यहां पे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी का मोलर मास निकालना है। लास्ट में मैंने देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मोलर मास आपको निकालना है। ठीक है, इसका
कंटेनिंग 10 पॉइंट पर लीटर, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि ये आइसोटोनिक है। ये क्या है? आइसोटोनिक। किसके साथ? 2%, 2% किसके साथ? 2% ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए, 2% लिखा, लेकिन इसका ये नहीं लिखा 2% का मतलब W/V या W/W। तो बताइए क्या लेंगे? W/V, ठीक है। तो WB हो गया आपका 2 ग्राम और VmL हो गया आपका 100 मिलीलीटर। MB आपने जस्ट ग्लूकोज का निकाला था 180 बार, तो आप लोग जरूर निकाले होंगे 180 ग्राम पर मोल। इसका ऑस्मोटिक ये कहा रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन और ये हो गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। और एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें आइसोटोनिक, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक देखिए, यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन π1 इक्वल टू क्या है? π2, या दैट इज C1 इक्वल टू C2। कितना सिंपल है। अब C1 का वैल्यू पुट कीजिए, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VmL, फर्स्ट सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। ये WB यहाँ डैश में कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर में डैश नहीं, नीचे में डैश है। ये किसके बराबर होगा? C2। C2 कितना है? WB डैश इंटू 1000 बाई MB डैश इंटू VmL डैश, ठीक है। 1000 से 1000 तो कट गया आपका, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका। अब रखिए WB कितना? 10.2। MB आपको निकालना है, MB, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं। VmL आपका 1 लीटर है यानी कि 1000 मिलीलीटर बाई WB डैश कितना? 2 बाई MB डैश कितना? MB डैश आपका हो गया 180 और VmL डैश कितना? 100, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से आपको निकालना क्या है? तो MB निकालना है, ठीक है। देयरफॉर MB इक्वल टू, ठीक है, MB बराबर क्या हो जाएगा? MB को मैं उधर कर देता हूँ, ऐसे तो आपका बहुत चीज़ कट भी जाएगा, मैंने यहाँ कुछ काटा नहीं है। ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो को हटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे से काटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं डाल यहाँ हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। अब आप MB निकालिएगा तो ये MB उधर जाएगा, ये इसके साथ, यानी कि 10.2 इंटू 90 बाई 10 बचा ना, 10.2 इंटू 90 बाई 10, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो ये भी कट गया आपका, यानी कि 10.2 इंटू 9 यह आएगा आपका 91.8 ग्राम। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, 91.8 ग्राम आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका थर्ड को। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल, C1 C2 बराबर करना था, ठीक है। लेकिन कोई एक बार में पढ़ेगा कहेगा कितना टफ क्वेश्चन है। आइसोटोनिक वर्ड लिखा हुआ है, तो आइसोटोनिक जब भी लिखा हुआ हो π1 इक्वल टू π2 कर दीजिए या C1 इक्वल टू C2 कर दीजिए, आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, इसके अलावा इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया। ये वीडियो लंबा भी हो गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैंने शुरू से सारा इंपॉर्टेंस बताया, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक बताया और न्यूमेरिकल पार्ट कराया। लास्ट में स्क्रीन पे क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे, होमवर्क आपका, उसको बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का कंप्लीट, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो जाएगा, उससे आप बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।